ये भैया जेई मेंस को इतना पसंद आ चुका है ये लल्लू सा ये कॉन्सेप्ट जो है, ये इनको लगता है भैया ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं। सुनो आलिया पब जाना भी सीखो और NaOH में क्या हो जाया करो, डिसॉल्व हो जाया करो। कोवलेंट शब्द ही तब आता है जब हम पी ब्लॉक के जो नॉन मेटल्स हैं उसको हाइड्रोजन के साथ रिश्ते में रखें। फिलहाल आप जान लीजिए कि पेरोक्साइड्स में अगर आप पेरोक्साइड्स को पानी में डाल दो या एसिड में डाल दो H2O2 बन जाता है। ऐसे वाटर जो हमारे साबुन के साथ झाग देते हैं उनको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। अगर कोई एसिड है तो एसिड को हम कहां से तोड़ते हैं, यहां से H+ ताकि हमें H+ मिल सके या नेगेटिव बन सके। सारा जो मॉलिक्यूल है उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं सिलिकेट। हेलो जेईई एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। शायद आप सबकी पढ़ाई ठीक ठाक और शानदार की तरफ जा रही होगी। आज मैं एक छोटू मोटू गोलों से चैप्टर हाइड्रोजन लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। इनसे क्वेश्चंस भैया आते हैं और कई बार बच्चे पढ़कर नहीं जाते, जबकि बड़ा छोटा सा चैप्टर है, वो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है वो भी नहीं जानते, और जो पार्ट याद करना है उसको तो याद करके भी नहीं जाते। तो दोनों की वजह से ये प्रॉब्लम्स भैया उनके अंदर आएंगी। तो ऐसे बच्चों से भैया हमारा निवेदन ये है कि नंबर चाहिए तो ये भैया चैप्टर पढ़ लो, बड़ा आसान होता है। सुपर सुपर डुपर डुपर आसान सवाल यहां पे बनते हैं। चलिए जी आते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हाइड्रोजन को। इस लाइन पर आए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन को पूरे पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल की खोपड़ी पर सुशोभित हुआ आपने देखा होगा। बट इन रियलिटी हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक अभी पता नहीं है, क्योंकि उनका बिहेवियर दो लोगों से मैच करता है, एक तो एल्कली मेटल और दूसरा होता है हैलोजन। आखिरकार प्रश्न यह है कि आखिरकार हमने एल्कली मेटल की खोपड़ी पर हाइड्रोजन को क्यों बिठाया हुआ है, तो इसका रीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप एल्कली मेटल के परिवार से थोड़ा सा भी बातचीत होगी आपकी तो आप जानते होंगे कि ये कोई और नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम की फैमिली है। इन लोगों की फैमिली को प्यार से हम एल्कली मेटल्स की फैमिली कहते हैं। और एक बात समझिएगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 आता है, और ऐसा ही कुछ हमें हाइड्रोजन के अंदर भी दिखाई देता है। हाइड्रोजन के अंदर भी दिखाई देता है, दैट इज 1s1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इन सारे मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए मैच करता हुआ दिख रहा है। लिथियम का कितना होगा, 2s1, सोडियम का 3s1, इसी तरीके से आगे फ्रांसियम तक 7s1 आता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पीरियोडिक टेबल की में इनको उसकी खोपड़ी पर सुशोभित किया गया है। हाइड्रोजन लेकिन एक नॉन मेटल है, शुद्ध रूप से एक नॉन मेटल है। यह बात अपनी खोपड़ी में डाल लीजिए, ठीक है जी। आइए अगली बातचीत करते हैं हैलोजन की फैमिली। हैलोजन की फैमिली का मतलब क्या होता है, कोई और नहीं फिर कल बाहर आई आंटी। तो एस्ट्रेटिन मैंने छोड़ दिया, फिलहाल इतने से नीचे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, हैलोजन को क्या जरूरत होती है। हैलोजन को जरूरत है किसी इलेक्ट्रॉन की, ध्यान सुनिएगा। हैलोजन में हमें पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकल करके आता है दैट इज 2s2 2p5, 2s2 2p5। ये चाहते हैं अपने आप को, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन सॉरी फ्लोरीन चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमें कहीं से जुगाड़ हो जाता तो मैं F नेगेटिव बन जाता और मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता, 2s2 2p6 हो जाता। मतलब कि हमारा भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए। क्या यही नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है मेरे भाई? तो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हैलोजन ये बिहेवियर रखता है उसी तरीके से हाइड्रोजन भी ये बिहेवियर रखता है। 1s1 रहता है, अगर हम एक इसको इलेक्ट्रॉन दान करें तो ये हाइड्राइड H नेगेटिव बनाता है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब देखें तो, अरे का लिख रहे हो जी, ये का लिखा जाएगा, ये 1s1 लिखा जाएगा। लिखा जाएगा क्या, 1s2 लिखा जाएगा। कैसे लिख दिया सर? अरे सर घर से रट्टा मार के नहीं आना था, हमको समझाइए। सुनिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हमने और दिए तो ये बन गया H नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2। क्या किसी से मैच करता है? हाँ। अरे भैया हाँ, किससे मैच करता है? यही तो हीलियम है, यही तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब है कि हैलोजन जैसा बिहेवियर हाइड्रोजन के अंदर भी है, समझे? चलिए इनका कुछ और बिहेवियर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। एल्कली मेटल्स भैया मेटल्स कहलाते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनके अंदर ये नेचर है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालकर Na+ और इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, है ना। यही नेचर हाइड्रोजन के पास भी है। हाइड्रोजन भी H+ के फॉर्म में पाया जाता है, जितने एसिड्स होते हैं सब में H+ के ये फॉर्म में पाया जाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दोनों में है, मेटल में भी और आपके
मेटल का मतलब इन सारे एल्कली मेटल में भी और हाइड्रोजन में भी, तो मतलब बिहेवियर मैच करता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज है यहां पर जो लिखी गई है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का यहां पे सही सही से सेंस तो ये बनता है, देखिए भैया थोड़ा सा बचा के लिखना पड़ेगा, है ना जी, हाँ इनके ऊपर नहीं आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन जाएगा H नेगेटिव, ठीक है। अरे बोलो भैया ठीक दिख रहा है क्या? हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का यहाँ पे सेंस ये है कि ये लोग क्या पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन खाना पसंद करते हैं। एक तरीके से बस इतना मान लीजिए, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव शब्द का मतलब हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे वो हाइड्रोजन वाली लाइन भैया लिखना पड़ जाएगा। 1s1 इलेक्ट्रॉन दे करके ये H नेगेटिव बनता है, और ये H नेगेटिव कोई और नहीं 1s2 मतलब कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। आई होप आप सभी को आनंद की अनुभूति हुई, साफ सुथरा नोट्स आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब ऊपर मैंने बता दिया है, ये लोग इलेक्ट्रॉन खाना पसंद करते हैं। तो हैलोजन में भी आप देखेंगे, हैलोजन को भी आप देखेंगे तो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव इस तरीके से बनाएंगे, और साथ साथ आप हाइड्रोजन को H नेगेटिव भी बनाते हुए देखते हैं। ठीक है जी, अरे बोलो रे भैया। हाँ, तो ये इसलिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बोल रहे हैं। अगला देखिए, टेंडेंसी टू फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे फ्लोरीन जो है F2 बनाता है, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन Cl2 गैस बनाता है, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में Br2 के फॉर्म में रहता है, आयोडीन I2 के फॉर्म में सॉलिड के फॉर्म में रहता है। फिलहाल हमें ये जानना है कि डायटोमिक है, डायटोमिक मतलब दो एटम एक साथ। क्या ऐसा ही बिहेवियर हाइड्रोजन के पास नहीं है? है। तो इसलिए हम कहेंगे कि कुछ बिहेवियर हाइड्रोजन का हैलोजन से मैच करता है और कुछ जो है मेटल से मैच करता है, बट इन रियलिटी हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है। शायद कंफ्यूजन खत्म हुआ हो, खोपड़ियों तक बात आपके उतार चुका हूं मैं। आइए अगली बातचीत और चर्चा का विषय बनाते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये भैया जेई मेंस को इतना पसंद आ चुका है ये लल्लू सा एक कॉन्सेप्ट जो है, ये इनको लगता है भैया ये बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। अच्छी बात है, उनको ऐसा ही लगना चाहिए और आपको आना जरूरी है। तो पहला जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वो है प्रोटियम। प्रोटियम का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं भैया, देखो एक, देखिएगा भैया एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ये है प्रोटियम, ठीक है। ड्यूटेरियम की बात करें तो देखो भैया प्रोटॉन तो सेम ही रहता है ना आइसोटोप्स में, हाँ, तो यहां पर लिख देंगे 2, तो ये हमारा नंबर बदल जाता है, मास नंबर, ठीक है जी। आइए अगला देखते हैं। ट्राइटियम की बात करें तो भैया हाइड्रोजन लिखिए 1 लिखिए और यहां पर 3 लिख दीजिए। इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है टी लिख करके, ट्राइटियम को टी लिख करके और ड्यूटेरियम को डी लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। और प्रोटियम को तो यही लिख देते हैं जी, हाइड्रोजन लिख देते हैं, सिंपल सा, ठीक। आइए बातचीत और चर्चा करते हैं। देखिए क्या लिखा है, जो प्रोटियम है वही ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो हमारे नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। और मैं आपको बता दूं पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कोई अगर पाया जाता है एलिमेंट, दैट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। यही भाई साहब है सबसे ज्यादा पाया जाता है, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये क्या है? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, जिनके बारे में आप अक्सर आप पढ़ते आए हैं। अगली चीज होती है हैवी हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम को बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन, और जो हमारा ट्राइटियम होता है वो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। ये क्या करता है, आपने अगर सुना हो तो जो सूर्य से हमारी रोशनी निकलती है उसके पीछे का रीजन आपको अगर आता हो तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है जी। तो ट्राइटियम वहां पर होता है जो हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है और खूब एनर्जी निकलती रहती है, मिलती रहती है। तो याद रखिए अभी तक जो सबसे ज्यादा पूछा गया चीज था वो ये कि आइसोटोप्स में कौन सा ऐसा है जो रेडियो एक्टिव नेचर का है, तो वो है ट्राइटियम। शायद आपकी खोपड़ियों तक ये बात उतर गई हो। आइए देखते हैं कुछ और बातचीत, है ना। क्या भैया जी, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ये जेईई मेंस का पसंदीदा क्वेश्चन है। कहता है कि बताओ प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो बताओ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर तो 0 है भैया, यहां पर तो 0 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना आता है क्या? सर हमको नहीं आता है। अच्छा जी, तो मान लीजिए कोई एलिमेंट जेड है, यहां पर मास नंबर ए है, यहां पर, अच्छा ये तो जेड मानना ही गलत है, क्योंकि जेड हम क्या मानते हैं भैया, मास एटॉमिक नंबर मानते हैं। अरे बोलो रे, तो कुछ और ले लेते हैं, मान लो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं m ले लेता हूं। कोई एलिमेंट मेरे पास है m, तो z क्या है भैया, एटॉमिक नंबर, a क्या है, मास नंबर। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो कैसे लिखा जाता है, a में से क्या करिए z घटा दीजिए, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाता है। देखिए 1 - 1 = 0। यहां पर करिए बालक, बताइए बताइए क्या होगा, यहां पर 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर एक न्यूट्रॉन्स है ड्यूटेरियम में, जबकि ट्राइटियम में आपको 2 मिलेंगे। सर आपने कैसे निकाली? अरे नालायक प्राणी, ये 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। बचपन में मम्मी कह रही थी सीख ले गिनती, नहीं सीखा तो यही हालत होगी जी। हाँ, अकरेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था पूरे नेचर में तो भैया यही पाए जाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में 99.98% है।
अगर बात करें इनके और आइसोटोप्स में तो ये थोड़ा सा पाया जाता है ठीक ठाक, लेकिन ये तो भैया बहुत कम पाए जाते हैं। मेरे कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि अगर नेचर में जितने हाइड्रोजन्स के मान लीजिए कि पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं किसी भी फॉर्म में हो, उनको मिलाकर हम कंसीडर करें तो उनमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम के तीनों आइसोटोप्स में बहुत 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 ज्यादा पाया जाता है प्रोटियम, थोड़ा सा पाया जाता है ड्यूटेरियम और बहुत ही कम पाया जाता है दैट इज ट्राइटियम। सिंपल बात समझ में आ रही होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, नौटंकी कुछ भी नहीं है भैया, खोपड़ी में पूरी बात उतारनी पड़ेगी। इसका रीजन ये है कि जेईई मेंस वालों का पसंदीदा क्वेश्चन था वो। चलिए अब बात करना है प्रिपरेशन ऑफ H2 पर। तो सुन लीजिए, जो एक्टिव मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का अपना नेचर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, खुद को वो प्लस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालकर ऐसी इस तरीके से बाहर नचाने की उसकी आदत है। अच्छा, हमारे सामने है सोडियम और वाटर, बहुत भीषण रिएक्शन होती है, खूब एनर्जी निकलती है। होता क्या है, सोडियम तो अपने आप को Na+ और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बनाएगा, और जो वाटर अगर आपने जीवन में इसको सुना हो तो H+ एंड OH नेगेटिव के फॉर्म में ये टूटते हैं, H+ एंड OH नेगेटिव के फॉर्म में। अब सुनिएगा, Na+ ने यहां से OH नेगेटिव उठा दिया तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। अरे बनेगा भैया, यस। और जो यहां का H+ है वो यहां इलेक्ट्रॉन उठाएगा। सुनिएगा भैया, यहां का नेगेटिव यहां का प्लस, यही तो रिएक्शन है। तो प्लस और माइनस ने कराया रिएक्शन, तो हाइड्रोजन पा गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख दीजिए हाफ मोल H2 गैस के फॉर्म में। तो यहां से इस तरीके से H2 गैस बनता है। और सुन लीजिए, थोड़ा सा लेस एक्टिव मेटल जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये भी रिएक्शन करके बनाते हैं। तो यार भैया, चाहे लेस रिएक्टिव हो चाहे जो हो, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। लेस रिएक्टिव वाले पर थोड़ा सा हीट कर दीजिए, काम आपका बन जाता है। अब एल्यूमिनियम का तो आदत है भैया +3 बनाने का और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो शायद आप अंदाजा लगा ले जाएंगे कि कितना यहां पर निकल रहा होगा। क्या भैया, H2, तो Al2O3 बन जाएगा और H2। क्या आप ये इसको बैलेंसिंग कर पाएंगे? अरे सर कर देंगे, सुनना ध्यान से। यहां पर भी वही कहानी हुई है कि एल्यूमिनियम ने आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहां से अगर 3 H+ रहेंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन पाकर 3 न्यूट्रल हाइड्रोजन हो जाएंगे। उसी को आप यहां पर 3/2 जैसा कुछ लिख सकते हैं। बताइए, आनंद की अनुभूति हुई क्या? अच्छा, Al2O3 लिख दिया क्या? सुनिए सुनिए, नहीं 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 नहीं, ऐसा लिखने के बजाय हम यहां लिखना चाहेंगे ALOH थ्राइस। क्या? ALOH थ्राइस, ठीक है जी। अरे भैया, एल्यूमिनियम की खोपड़ी पर 3+ और यहां वाटर को तोड़ेंगे तो हो जाएगा H+/OH नेगेटिव। बोल रहे भैया? हाँ, तो 3+ को 3OH नेगेटिव काउंटर करेगा तो ये बन जाएगा, और हमारे पास अगर 3H+ होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन खा करके 3/2 H2 बन जाएगा। सिंपल है जी, यस। आइए अगला देखते हैं। अगला है, ये थोड़ी ऐसी रिएक्शन है जो यूजुअली हम अलग अलग चीजों में पढ़ते हैं, अलग अलग ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट कृपया इसको यहीं पर निपटाने की कोशिश करिएगा, खोपड़ी में बात टिकना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन ऑफ NaOH विद SnAlPb एंड यहां पर लिखा जिंक और ये लिखा भैया बोरोन और ये रहा सिलिकॉन। होता क्या मैं बताता हूं। ये जो एलिमेंट्स है ना, इन एलिमेंट्स को मान लीजिए मैंने एक्वस NaOH में ले लिया, हमारे पास एक्वस NaOH है, इसको हमने इसमें डाल दिया। जब ये एलिमेंट्स इसमें जाते हैं तो जादू देखने को ये मिलता है कि भैया ये पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये जितने भी लोग लिखे गए हैं ये भैया यहां NaOH में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सुनो आलिया पब जाना भी सीखो, सुनो आलिया पब जाना भी सीखो और NaOH में क्या हो जाया करो, डिसॉल्व हो जाया करो। तो सुनो आलिया पब जाना भी सीखो, जो आपके सामने ये 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये 6 एलिमेंट NaOH के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं रहता, हमने समराइज करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब समझना, ये जो आपके एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो M से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। NaOH में डालने के बाद वो कुछ ऐसा बनाते हैं NaXMOY, X और Y क्या है, कुछ नंबर्स होंगे और साथ में H2 गैस यहां से इवॉल्व हो रही होगी। तो इस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ H2 का ये भी पार्ट बन रहा है। अब एक बात समझिएगा, अगर मान लीजिए मैंने जिंक लिया, ध्यान सुनिएगा, बहुत ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जो जिंक होता है वो यहां पर M से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे Na, फिर लिख देंगे ZnO। अभी हमें X और Y के नंबर लिखने हैं, लेकिन वो लिखने का तरीका क्या होगा, वो तरीका ये होगा कि हमें इनके ऑक्सीडेशन नंबर पता होने जरूरी है। मैं बताता हूं। जिंक जो है हमेशा जिंक 2+ में रहता है, जिंक हमेशा जिंक 2+ में रहता है, हमेशा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेड जो है ज्यादा स्टेबल फील करता है जब वो +2 में रहता है।
लेड जो है जब +2 में रहता है तो ज्यादा स्टेबल फील करता है। ये बात हम कार्बन फैमिली में पढ़ते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आप जो है कार्बन फैमिली बोरॉन फैमिली पढ़ने के बाद पढ़ोगे ना, तो सच बता रहा हूं बहुत आनंद आता है। ठीक है जी। अब एक बात बता देता हूं, एल्यूमिनियम जो है हमेशा एल्यूमिनियम 3+ में मिलेगा। जो टिन है उस पर भी आप कहते हैं SN+2 में मिलेगा। उसका रीजन क्या बताते हैं? जो टिन है और सॉरी टिन तो SN+4 में मिलेगा। टिन जो है SN+4 में मिलेगा। अगर आपने जीवन में कभी इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम की चीज सुनी होगी तो आप समझ रहे होंगे कि भैया जो लेड होता है वो +2 में ज्यादा स्टेबल है, लेकिन SN जो है +4 में ज्यादा स्टेबल है। बोरॉन भैया +3 में स्टेबल है, तो बोरॉन का +3 लिख दीजिए। और सिलिकॉन भैया कार्बन फैमिली का, तो वहां पर +4 बनाने का नेचर है। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमें इनके क्या पता चल गए, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बस यहां एडजस्ट करना सीखना है। देखिए हमें ऐसा करना है कि जिंक पर +2 आए, यही तो करना है। जिंक पे +2 आए तो हम क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन ले लेंगे। एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन पे -4 का चार्ज है, तो ये -4 हो गया। अगर मैं सोडियम +2 ले लूं तो इस पर कितना आ जाएगा, बोलो +2। अब जोड़ के देखो, ये है +2, ये है +2 और ये है -4। अब लग रहा होगा Na2ZnO2, जिसको कि सोडियम जिंकेट कहते हैं। और यहां से H2 गैस इवॉल्व होती हुई दिख जाएगी, भगती हुई दिख जाएगी। अच्छा, ये जो मैंने एक चीज बताई है, ऐसा ही कृपया बाकियों में भी आप बना करके चेक कर लीजिएगा। बाकी सब में भी ऐसा ही होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर आप एक और लेना चाहें तो मैं लिख सकता हूं कि एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम को NaOH के अंदर डाल दिया। एल्यूमिनियम की फॉइल को NaOH के अंदर डालेंगे तो देखिए क्या आता है, Na आपको लिखना है, AlO लिखना है, फिर इसके बाद H2 गैस को इवॉल्व करना है। इसकी बैलेंसिंग आप आराम से बाद में कर लीजिए, बाकायदे रिएक्शन आपको पहले पता हो। अब हमें एल्यूमिनियम पे पता क्या चाहिए, +3 चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, सोडियम और ये इसको ले लेते हैं 4, मतलब इसको कर देंगे 4 नेगेटिव। अगर 2 ऑक्सीजन लिया, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 ऑक्सीजन पर -4, तो -4 हो गया। एल्यूमिनियम का +3 और इसका +1, तो ये देखिए NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इनके सारी रिएक्शंस को लिख डालिएगा, बहुत काम की चीज है, बहुत आनंद आएगा अगर आप समझ पाएंगे तो। आइए अगली बात करते हैं, गैसिंग रिएक्शन। यहां पर गैस बनाने का प्रोसेस चलाना है। क्या होता है भैया, आयरन जो है यहां पर Fe2O3 बना देगा और साथ साथ यहां पर होगा H2 गैस का, भैया H2 गैस सारी निकल जाएगी। देखना, आयरन अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड Fe2O3 में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन जो है गैस के फॉर्म में निकल जाता है। इसको कहते हैं गैसिंग रिएक्शन। वैसे नाम रखने के पीछे तो यह बताया गया था कि जो गैस बन रही है इसके पीछे लॉजिक दिया कि भैया गैस बन रही है इसलिए इसका नाम गैसिंग रिएक्शन रख दिया। लेकिन सच्चाई है बहुत सारी रिएक्शन है यार जिसको गैसिंग रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज याद रखनी पड़ती है कि आयरन को गर्म वाटर में, अच्छा जी ये नहीं बताया क्या हमने, अरे 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 भैया गर्म, बहुत गर्म वाटर में डालेंगे तब जाकर के ये प्रोसेस होता है, बल्कि ये डालने के बाद और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं नन अदर देन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए बॉस प्रोसेस। ठीक है जी। आइए देखते हैं भैया क्या करना है हमें, ध्यान सुनिएगा। कार्बन यहां कोयले के रूप में लिया गया, एकदम कोयले को एकदम रेड हॉट करा दिया गया, बहुत गर्म। रेड हॉट का मतलब क्या होता है, बहुत गर्म। इतना टेम्परेचर पर बहुत गर्म करा दिया गया। इसके बाद उस पर पानी के भैया छींटे मारी गई हैं। ठीक है जी। याद कराने का तरीका हो जाएगा, कार्बन ले लिया, पानी मिला दिया, तो होता क्या है, कार्बन जो है ऑक्सीजन लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बना देता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन जो है ऑक्सीजन लेकर के यहां पर खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा और हाइड्रोजन जो है रिड्यूस होकर के H2 बन जाता है। तो CO+H2 का क्या मिल जाएगा, देखिए भैया CO भी गैस और ये H2 भी गैस। तो दोनों आपको अगर पढ़ा लिखे हूं आप थोड़ा मोड़ा तो आपको पता होगा कि दो गैसेस जो होती हैं थोड़ा होमोजीनियस मिक्सचर का बिहेवियर देती हैं गैसियस स्टेट में, ये एक दूसरे में मिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है जी। अब ये जो हमें CO+H2 का कॉम्बिनेशन मिला है इसको हम कहते हैं वाटर गैस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाटर गैस। इसी को एक नाम दिया जाता है दैट इज सिन गैस। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सिन गैस। यही कॉम्बिनेशन कहलाता है वाटर गैस और यही कॉम्बिनेशन कहलाता है सिन गैस। सिन गैस क्यों, सिन का मतलब यहां पे है सिंथेसिस करने वाली गैस। होता एक्चुअली ऐसा है कुछ कि हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बजाय आप ये कहिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मत बोलिएगा, आप शब्द यूज करिएगा कि हमने लिया है वाटर गैस। हमने क्या लिया, हमने लिया है वाटर गैस और वाटर गैस की रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट, कोबाल्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो एक्चुअली यहां पर CH3OH मिथेनॉल मिल जाता है।
ठीक है जी। तो इस प्रोसेस से हम क्या करें, मिथेनॉल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर एक बार मिथेनॉल बन गया तो कार्बन के थ्रू बहुत बड़ी बड़ी कार्बन की चेन बनाई जा सकती है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि आप क्या कर रहे हो, वाटर गैस की रिएक्शन करा रहे हो और ये बना रहे हो। तो यहां पर CO+2 टाइम H2 यूज करते हैं विद कोबाल्ट कैटलिस्ट, तो यहां पर मेथनॉल का प्रिपरेशन होता है। तो शब्द आपकी खोपड़ी में होना चाहिए, दैट इज वाटर गैस ही सिन गैस है, क्योंकि सिन गैस से हम कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज करके मेथनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात देखो, हमें क्या करना है, हमें तो H2 बनाने निकले थे बाजार में, हम इंडस्ट्री में H2 बनाना निकले थे, लेकिन यहां पर तो 50-50% हो गया भैया। अगर 50-50% दोनों हो गए तो इसका मतलब तो मिक्सचर है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाना है उस मिक्सचर में। तो देखिए हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, उसी वाटर गैस को लिया। ये कौन है भैया, ये है वाटर गैस। जो उधर वाटर गैस बना उसी को लिया और उसमें भैया बहुत गर्म जो है, इसको हॉट लिख देता हूं बस, लेकिन हॉट लिख के कोई खास फायदा नहीं। यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए, यहाँ टेम्परेचर लिखा ही हुआ है तो अपने आप समझ रहे हो पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। ठीक है जी। अब होता क्या है, यहाँ जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और वो यहाँ से ऑक्सीजन खुद ले लेगा और ये बन जाएगा CO2 गैस। साथ में देखिए क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन इनके साथ चला गया तो ये भी H2 और ये भी H2, इसका मतलब 2 टाइम H2। तो अभी देखो तो हुआ क्या, अरे हुआ क्या भैया, इस प्रोसेस में 1:2 का रेशियो बन गया। पहले 1:1 का रेशियो था, अब 2:2 का 1:2 का रेशियो, मतलब H2 की कंसंट्रेशन यहां पर बढ़ रही है। इस रिएक्शन में जहां पर हमने वाटर गैस यूज किया, किसके साथ, वाटर के साथ, उसको कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इस शब्द को याद रखना पड़ता है, मैं बहुत स्पष्ट लाइनें बोल रहा हूं, यस बॉस, उसको याद रखना पड़ता है। इस रिएक्शन को हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं। प्रश्न ये आता है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में वाटर गैस क्या है, तो आप कहेंगे कि CO+H2 का ये कॉम्बिनेशन वाटर गैस है और इसको अगर रेड हॉट मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो यहां पर इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहां CO2 गैस मिल जाता है और साथ में H2 निकलता है। इन दोनों बातों को मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। मैंने लिया भैया कोयला, रेड हॉट कोयला, पानी की बूंदे डाल दी भैया, बूंदे मतलब भर भर के, कम नहीं। ठीक है जी। तो वहां पर हमें क्या मिलता है, CO+H2 का कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का 1:1 के रेशियो में एक मिक्सचर मिल जाता है गैस का। इसको हम वाटर गैस या हम इसको सिन गैस कहते हैं। अब ये जो वाटर गैस या सिन गैस मिला, इसको हम वाटर के साथ पास करें और वहां पर हम Fe2O3 और Cr2O3 का कैटलिस्ट रखें, तो हम ये देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट परफॉर्म कर पाता है और कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन इनके साथ चला जाएगा तो 2 मोल H2 आपको दिखेगा। तो 1:2 का रेशियो हुआ, तो इस तरीके से H2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और एक बात और बता देता हूं, यह कार्यक्रम करने का फायदा एक और हुआ कि यहां कार्बन मोनोऑक्साइड जो न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो इसका रिमूवल कठिन है, इसके गैस फॉर्म से इसका रिमूवल कठिन है, लेकिन भले ये गैस फॉर्म में है, हम इसको एब्जॉर्ब करवा करके हटा देते हैं CO2 को, तो हमारे पास H2 गैस बच जाता है। इस प्रोसेस को स्क्रबिंग कहते हैं। तो सुनिएगा भैया, CO2 गैस इज रिमूव्ड बाई सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। तो सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन से एक्चुअली हम ये पूरा का पूरा पास कर देते हैं CO2 को, ये जो सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन है वो रोक लेता है अपने पास और वहां से H2 गैस निकल के बाहर आ जाती है। इस चीज को स्क्रबिंग कहते हैं। घर में मम्मी ने स्क्रबर यूज किया होगा आपके बर्तन जिसमें आप खाते हैं उसके लिए, तो आप स्क्रबर से समझ पाते हैं, वहां से आप क्या होते हैं, गंदगी हटा रहे होते हैं। तो गंदगी यहां पर कौन था, CO2 गैस, उसको हटाया गया ताकि हमें प्योर फॉर्म में H2 मिल सके। शब्दतः ये लाइनें समझाई गई हैं, शायद आनंद की अनुभूति होगी। अगली चीज सुनिएगा, पहला मेथड खोपड़ियों में डाल लीजिए, ये बहुत ही प्योर O2 बनाने का तरीका है। तो 99.9% की अगर हमें प्योरिटी चाहिए किसकी, H2 की, तो हमें यूज करना पड़ता है BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और निकल इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोलिसिस कराने से हमें एक्स्ट्रा प्योर H2 मिलते हैं और उसकी प्योरिटी का लेवल 99.9% तक रहेगा। शुद्ध रूप से रट्टा है, याद रखना पड़ता है, ये बेसिक बात है। NaH की बात करें तो Na+, H नेगेटिव, और सामने वाटर ने खोल के दिमाग दिया भैया हमारे पास H+ एंड OH नेगेटिव है। चलो भैया रिएक्शन करते हैं, सुनना, H नेगेटिव
को कौन पसंद आएगा, यहाँ H प्लस पसंद आएगा तो H प्लस और H2 यहां पर मिलके बना देंगे H2। अरे भैया H नेगेटिव H प्लस दोनों मिलके क्या हो गए H2, Na प्लस एंड OH ये मिलके हो गए NaOH। और ये रिएक्शन बहुत तगड़े तरीके से होती है, बहुत तेजी से होती है। इस तरीके से H2 का प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। अगली बातचीत और चर्चा का विषय बनाना है भैया, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के टाइप्स देखने हैं, ठीक है जी, समझाता हूं। हाइड्राइड को यूजुअली आप H नेगेटिव के फॉर्म से सुनते आ रहे होंगे, यहां टाइप देखेंगे आनंद आएगा, ठीक है जी। तो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड एक टाइप होता है। दूसरा होता है भैया जी, अच्छा जी इनको पहले समझना है, चलो पहले समझ लेते हैं, भैया। ये आयनिक हाइड्राइड शब्द का मतलब है आयंस बनाने हैं। तो हम करते क्या है, एक एस ब्लॉक का मेटल लेंगे, जैसे मान लीजिए Na प्लस एस ब्लॉक का मेटल, और साथ में हाइड्रोजन इनके पास कैसा आएगा, H नेगेटिव के फॉर्म में। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आयनिक हाइड्राइड। Na प्लस H नेगेटिव आयंस के फॉर्म में है, इनको कहते हैं आयनिक हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। सॉल्ट लाइक बिहेवियर इसलिए मिलता है क्योंकि एकदम समझिएगा, जैसे Na प्लस है तो उसके बगल में H नेगेटिव रहेगा, उसके इस तरफ भी H नेगेटिव रहेगा, उसके इस तरफ भी H नेगेटिव रहेगा। जैसे आपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सॉल्ट्स का, वैसा बिहेवियर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। Na प्लस के किनारे किनारे H नेगेटिव और H नेगेटिव के किनारे किनारे H प्लस मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमें देखने को यहां पे मिलता है। तो अभी फिलहाल हमें समझ में आया कि पहले टाइप के अंदर तो हम जो चीज मिलती है उसको कह रहे हैं सॉल्ट लाइक हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड। एग्जाम्पल के तौर पर एस ब्लॉक का मेटल होगा कोई और हाइड्रोजन के बीच में यह रिश्ता होगा। अच्छा जी, दूसरा है कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। कोवलेंट शब्द ही तब आता है जब हम पी ब्लॉक के जो नॉन मेटल्स हैं उसको हाइड्रोजन के साथ रिश्ते में रखें। हाइड्रोजन खुद एक नॉन मेटल है, पी ब्लॉक के भी नॉन मेटल लोगे तो उनके बीच में जो रिश्ता होगा, उनके थ्रू जो हाइड्राइड्स पैदा होंगे उनको कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कहते हैं। एक्चुअली कोवलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है जी। H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, फास्फोरस और हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड है। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मान लीजिए हमारे पास HCl रहेगा तो वो एक दूसरा मॉलिक्यूल है। तो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें मिलते हैं। और एक बात और जान लीजिए, HCl और HCl के बीच में अगर आपने पढ़ा हो तो ये क्या है, एक डाइपोल है और ये भी एक डाइपोल है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा तो यहां थोड़ा वीक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन एस ब्लॉक वाले मेटल और हाइड्राइड्स के बीच में रिश्ते कैसे होते हैं, आयनिक रिश्ते होते हैं भैया, आयनिक बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की बॉन्डिंग मानी जाती है। आई होप आपकी खोपड़ियों तक ये बात उतर गई हो। अगली बातचीत और चर्चा का विषय बनाना, दैट इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ये आपको देखने को मिलेंगे डी ब्लॉक मेटल और हाइड्रोजन के बीच में जो रिश्ता है उनको कहते हैं। समझाता हूं, मेटालिक हाइड्राइड्स क्यों बोलते हैं, सुनते जाना। जैसे मान लीजिए हमारे पास टाइटेनियम है, अब डी ब्लॉक में हमने क्या लिया, टाइटेनियम। ध्यान सुनिएगा, ये मैंने टाइटेनियम मेटल्स का क्लस्टर लिया, मेटल का ये क्लस्टर लिया, ठीक है जी। इस क्लस्टर में जो दो एटम के बीच में ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, ये खाली जगहें हैं। इन्हीं खाली जगहों में हाइड्रोजन, क्योंकि छोटा सा हाइड्रोजन एक छोटा सा एटम है तो वो आकर के यहां पर टिक जाता है। समझिएगा भैया, हाइड्रोजन एक छोटा सा एटम है तो वो आकर के यहां पर टिक जाता है। समझ में बात आ गई। ये छोटू जगह पर कौन आ रहा है, हाइड्रोजन एटम। ये कौन है भैया, ये जैसे मान लीजिए टाइटेनियम या डी ब्लॉक का कोई मेटल मान लीजिए। तो इस तरीके से मेटालिक हाइड्राइड्स तैयार होते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स तैयार होते हैं। तो डी ब्लॉक मेटल्स के जो क्लस्टर्स हैं, अगर उसकी जो खाली जगहें हैं उनमें छोटू एटम हाइड्रोजन जाकर के ट्रैप हो जाए तो जो चीज बनती है दैट इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। यहां एस ब्लॉक और हाइड्रोजन है, यहां पी ब्लॉक और हाइड्रोजन है, यहां डी ब्लॉक और हाइड्रोजन है। आई होप आनंद की अनुभूति हुई हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा लिखा कैसे है, आयरन के साथ हाइड्रोजन, वेनेडियम के साथ हाइड्रोजन, टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर देखो फिक्स नंबर्स नहीं है। जैसे हम यहां कहते हैं कि एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन है, लेकिन यहां पर देखो एक वेनेडियम के साथ आपको इतने मिल रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास 100 वेनेडियम के एटम्स हैं तो उनके बीच में जो खाली जगहें हैं उनमें से खाली जगहों में 56 हाइड्रोजन ही ट्रैप हुए हैं। अगर वेनेडियम एक है तो 56 हाइड्रोजन ही ट्रैप हुए। कई बार ये हाइड्रोजन ज्यादा ट्रैप होंगे, जहां ज्यादा जगह होंगी वहां पर एक नहीं दो हाइड्रोजन भी ट्रैप हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर आपको नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो मिलेगा। इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, है ना। जैसे 1:1
2:1, 1:4, 1:3। तो जो ये डेटा वाइज हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये स्टोकियोमेट्रिक रेशियो है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से दिखाई देते हैं। आई होप इन शब्दों से आप परिचित रहे होंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है? सर आप बता चुके हैं पहली बात। अच्छा अब एक बात बताइए, जहां पर हमारे ये जो आपके जो हाइड्राइड्स हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं जैसे कैटायन और एनायन है, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको मेल्ट करना, बॉयल करना दोनों कठिन होगा। इसीलिए आपको आयनिक हाइड्राइड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कठिन ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मैं कोवलेंट वाले की बात करूं तो कम आएगा। पता है क्यों? क्योंकि HCl और HCl के बीच में ज्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है भैया? यहां पर वीक मतलब कमजोर वॉन्डरवॉल, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से यहां पर लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। आसानी से उनको मेल्ट और बॉयल कराया जा सकता है क्योंकि HCl दूसरे HCl से बहुत ज्यादा लव मोहब्बत प्यार नहीं करते, तो उनको मेल्ट कराना बड़ा आसान होता है। ऐसे रिश्ते इजीली टूट जाते हैं भैया जी। हाँ अगली बातचीत करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्रश्न आएगा, गूंजेगा दिमाग में, सर मेटालिक हाइड्राइड्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों मिलता है? पहले तो एक बात समझो बालक, मेटल और मेटल का जो क्लस्टर है ना उसको ही तोड़ना बड़ा कठिन होता है। ऊपर से उसकी जो खाली जगह थी तुमने उसमें क्या किया? हाइड्रोजन भर दिया, मतलब वो फुली पैक्ड है भाई। अहे क्या हो गया? वो फुली पैक्ड है। अब इसको तोड़ना बड़ा कठिन काम है क्योंकि खाली जगह तो है ही नहीं, यहां पर खाली जगह है ही नहीं। और एक चीज बताता हूं, जब खाली जगह ही नहीं होती ना तो बाहर से अगर कोई केमिकल रिएक्शन करवाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कोई केमिकल डालते हैं तो वो केमिकल इस क्लस्टर के अंदर तो जा ही नहीं पाता। इस वजह से एक शब्द और जोड़ लीजिए कि ये जो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं। कम से कम ये रिएक्शन करते हैं, कम से कम ये रिएक्शन करते हैं, और ये केमिकली इनर्ट हैं भैया, रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तुम उसके खोपड़ी पे केमिकल डालोगे, अंदर जाएगा ही नहीं, रिएक्शन की पार्टिसिपेशन हो ही नहीं पाएगा। अरे बोल ना भैया, हम क्या कहेंगे इसको कि ये केमिकली इनर्ट है। क्या कहेंगे? ये केमिकली इनर्ट है। और ये शब्द पूछा जा चुका है आपके जेईई मेंस में, इसीलिए मुझे लगा कि यहीं पर बता देना ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, केमिकल इनर्ट ये भाई साहब लोग होते हैं। रीजन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपके सामने है। अब समझिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो सकते हैं? या तो ये एक्वस कंडीशन में होंगे, पानी के अंदर डालोगे तो दोनों आयन बह जाएंगे, या तो मोल्टन स्टेज में होंगे, है ना। अगर भैया सॉलिड फॉर्म में थोड़ी ना ये कंडक्शन कर पाएंगे। कोई जो मेटल है और हाइड्राइड कहीं घूमेंगे नहीं, टहलेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा? ये कब पॉसिबल? जब आप इसको मेल्ट कर दीजिए, लिक्विड के फॉर्म में आ जाए, या इसको पानी के अंदर डाल दीजिए तो पानी के अंदर आयंस अलग अलग हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आयंस के थ्रू आसानी से हो पाता है। लेकिन यहां पर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री नहीं है। लेकिन यहां की बात कर लेते थोड़ा, ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक इन नेचर का मतलब समझा दिया था ना, जैसे 1:1 का रेशियो एग्जैक्टली यहां पे देखने को नहीं मिलता है। हमने यहां Fe3H लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा मोड़ा अंतर रहता है ना, बहुत कम अंतर रहता है। जैसे मान लीजिए यहां 1 लिखा है तो वो ऐसा होगा 0.999, तब भी कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि 1:1, 1:2, 1:3 जैसी चीज आप देखने को नहीं मिल रही होती है। आई होप आपको आनंद की अनुभूति हुई हो। ये एक चीज है जो आपको जाननी है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है कि जो हमारे कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे BH3। अब हमें पता है कि BH3 में बोरॉन जो है वो इस तरीके से 3 बॉन्ड बनाता है। या आप इसको और एक एग्जांपल थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो इसका डाइमर ले लीजिए, दैट इज B2S6। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि यहां पर 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। बोरॉन के पेट भरे नहीं होते, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसा शब्द यूज किया जाता है। इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब है जैसे कार्बन है, कार्बन क्या करता है? 4 बॉन्ड बना करके CH4 बनाता है, CH4 बनाता है। तो इसको अब इलेक्ट्रॉन की ना जरूरत है, ना देने की ना लेने की, तो कुल मिला के हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। जितना होना चाहिए उतने ही है, मतलब 8 चाहिए 8 हैं। लेकिन अगला सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स में एक बात जान लीजिए, जितने होने चाहिए वो तो रहेंगे ही, लेकिन ना ये डोनेशन की क्षमता रखते हैं। जैसे मैं कह दूं NH3, तो NH3 में हमें पता है कि नाइट्रोजन पर है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन पर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट भी हो सकता है। इसका मतलब ये धनवान आदमी है क्योंकि कम से कम डोनेशन की क्षमता है।
इनमें से ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते, ये तो इलेक्ट्रॉन की भीख मांगते हैं भैया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जहां पे लोन पेयर आ जाता है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप HF ले लो, HF में फ्लोरीन के खोपड़ी पर क्या है, क्या है भैया, 3 लोन पेयर्स दिखाई देते हैं। तो HF भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड के अंदर कंसीडर होगा जहां पे लोन पेयर आते हैं। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सी बात करी है। अगली बात देखिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी समझ लीजिए। हाइड्रोजन और लिथियम जैसे साइज का जितना ज्यादा, ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन फिर क्या लेता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सीजियम की साइज बहुत बड़ी है, तो सीजियम और हाइड्रोजन के बीच में समझिए कि साइज का डिफरेंस जो है अगर ज्यादा होगा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। थर्मल स्टेबल होने का मतलब होता है ऐसा स्पीसीज जो हीट बर्दाश्त कर ले, हीट को खाने की क्षमता रखे, टूटे नहीं, मॉलिक्यूल टूट नहीं रहा है, जो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, दैट इज लिथियम हाइड्राइड के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। आइए अगली चीज और चर्चा करते हैं, D2O वर्सेस H2O में। पहले स्पष्ट लाइन एक बात जान लीजिएगा भैया, यहां 2 ड्यूटीरियम मौजूद है। तो पहली बात, तो ड्यूटीरियम के लिए हैवी वाटर कहते थे, तो HEAVY, हैवी वाटर, इसको हम कहते हैं हैवी वाटर। D2O को कहते हैं हैवी वाटर और H2O तो हमारा नॉर्मल वाटर है। और हैवी वाटर शब्द से भी समझ में आ रहा है कि अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से सही सही देखूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, है ना, न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ज्यादा कहां पर दिखाई देगा, D2O में दिखाई देगा। हम कुल मिला के इतना कह देते हैं, D2O जो है भारी होता है विद रिस्पेक्ट टू H2O। बस इतने से हमारा बहुत सारा काम निपट जाने वाला है। सिंपल बात समझ में आ गई? यस। अगला देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास की बात करें। चला, इन्होंने लिख रखा है, देखो इधर, मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हमें पता है किसका ज्यादा होगा, D2O का ज्यादा होगा, जो हैवी है वही ज्यादा होगा। अगला देखिए, उसी का जो वेट में ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सिंपल है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना, सिंपल समझ में आ रहा है। तो ये कंपैरिजन करा गया है, तो डेटा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्डर समझ में आना जरूरी है। टेंपरेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, ये हमने पढ़ा था कहां पर, जब हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में वाटर के बारे में, तो हम कहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। देखो ये कितना है, अप्रॉक्स आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है वाटर में, लेकिन इधर 8 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है। तो D2O का यहां पर भी आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगा, टेंपरेचर ऐसा जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है, दैट इज 8 डिग्री सेल्सियस। अगला पढ़ लेते हैं, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी जो है ये 1.1 यहां मिलेगा, जबकि यहां 1 मिलता है। तो D2O की डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, मास बाई वॉल्यूम होता है, मास किसका ज्यादा है, D2O का, इसलिए इसका ज्यादा। देखो सब में D2O ही ज्यादा है, लेकिन एक जगह जहां पर D2O कमजोर पड़ जाएगा, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आपको पता होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सॉल्युबिलिटी से बहुत ज्यादा लेना देना है, ठीक है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है वो आयनिक कंपाउंड को इजीली डिसॉल्व कर लेता है, ये हम पढ़ते हैं। और हमें पता है कि वाटर एक यूनिवर्सल क्या है, सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्वेंट है, अच्छा सॉल्वेंट है, तो याद रखिएगा कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर्फ यही बात। बाकी देखो सब में D2O इधर की तरफ है, ये शब्द आपको आनी चाहिए। बाकी एक बार अंग्रेजी पढ़ लीजिए क्या लिखा है, D2O is used as moderator in nuclear reactors and in exchange reaction for the study of रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ड्यूटीरियम लगाया जाता है हाइड्रोजन की जगह पे, ताकि हम मैकेनिज्म को समझ पाएं, ठीक है। एक तो ये, दूसरा मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, क्या एब्जॉर्ब कराने के लिए, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करा करके हम अपने न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब बात है H2O2 की, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर हम बनाएं तो एक ऑक्सीजन भैया यहां बना लीजिए, और यहां देखिए एक ऑक्सीजन आप यहां बना लीजिए, ठीक है जी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बन गए, एक बॉन्ड यहां बना दीजिए और एक बॉन्ड भैया जी आप यहां बना दीजिए, ठीक है जी। बीच में जो ये आपको दिख रहा है, देखिए ये भैया ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, कृपया ध्यान दें। वाटर हमें इस तरीके से दिखाई देता है, ओपन बुक टाइप का होता है, ओपन बुक टाइप का। बुक अगर आपने जीवन में खोला होगा तो निश्चित रूप से आप पहचानते होंगे ये क्या चीज है, ठीक है जी। तो ये ओपन बुक स्ट्रक्चर है, समझ बात आ गई। ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 है, तो ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहां पर परऑक्साइड का एक बॉन्ड है, परऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होना जरूरी है। मेन चीज है भैया इसका लेबोरेटरी मेथड, इसको बनाया कैसे जाता है। इसको हमेशा आप देखिए, जब भी बनाना चाहें तो आप परऑक्साइड लीजिए, उसमें पानी डालिए या एसिड डाल दीजिए, आपको H2O2 मिल जाएगा। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल कराने जा रहा हूं, बहुत सारे परऑक्साइड हैं जो कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, आपको आगे भी मैं ही बता दूंगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि परऑक्साइड्स में अगर आप
पेरोक्साइड्स को पानी में डाल दो या एसिड में डाल दो, H2O2 बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर BaO2.8H2O। तो पहले बात तो BaO2 का समझ लेते हैं, इनका संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद का मतलब इनका तोड़फोड़ मचाइए। तो तोड़फोड़ मचाने पर पता चला कि बेरियम तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो 2+ बनाएगा, और ये क्या होगा 2 नेगेटिव। अब देखो भैया ध्यान सुनिएगा, अगर O2 2 नेगेटिव है और सामने हमने एसिड लिया H+ देने वाला, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम H+N सल्फेट। देखिए है ना, तो हमने क्या बोला, अगर पेरोक्साइड है, ये क्या बेरियम पेरोक्साइड के सामने हमने एसिड ला दिया, तो यहां पर O2 2 नेगेटिव, यहां से H+ लेकर के H2O2 बना देगा। और ये बेसिक सी बात आपको आनी चाहिए, लेबोरेटरी मेथड है। अगली चीज है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। पहले याद करिए, ये जो है इंडस्ट्रियल मेथड है, तो ये H2O2 बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। आपको पहले 2 एथाइल एंथ्राक्विनोल याद होना चाहिए। उसके लिए भैया ये है एंथ्रासीन, क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रासीन। ठीक है, इस एंथ्रासीन में यहां पर लगा दिया जाए OH और OH, तो ये हो गया एंथ्राक्विनोल। एंथ्रासीन से हो गया ये एंथ्राक्विनोल, और इसमें 2 पोजीशन पर इथाइल है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से देखिए, देखते हैं, इसके अगले वाले को कहते हैं नंबर 1, इसको कहते हैं 2। तो एक्चुअली अगर आपने थोड़ा सा जीवन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये शब्द आएंगे समझ में। ये है C2H5। तो ये जो आपको चीज दिख रही है, दिस इज 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। अब हम इसी 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का हम कराने वाले हैं ऑक्सीडेशन। क्या कराएंगे, हम इसका करा देंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, O2 यूज करेंगे, है ना जी। O2 यूज करेंगे तो होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज कन्वर्ट होती है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट में, दैट इज यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O। क्या आएगा, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। और सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हमने हटा दिया। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटा दिया, यहां पे डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो मतलब 2 हाइड्रोजन ये और ये O2 मिल करके H2O2, यहां से H2O2 बन जाते हैं। और जैसे H2O2 बने भैया, उसको क्या करिए, निकाल लीजिए बाहर। तो इस तरीके से आपको H2O2 मिल जाता है। हमने क्या किया, हमने ये लिया 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, O2 के साथ रिएक्शन कराई, ये बन गया 2 इथाइल। अच्छा ये थोड़ी ना गायब हो जाएगा यार, ये तो यहीं रहेगा, कार्बन की चेन्स गायब नहीं होती ना, C2H5। तो ये क्या है भैया, इसको कहते हैं 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, इसको कहते हैं कीटोन, C डबल बॉन्ड O को कहते हैं कीटोन। तो इसका नाम है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, और ये क्या है, क्विनोल, OH क्विनोल, ये क्विनोन। इतनी बात समझ में आ गई, यस। अभी क्या है ना, ये प्रोसेस ऑटोमेट कर देंगे हम, ताकि हमें बार बार ये H2O2 मिलता रहे। अब होता क्या, जैसे ये बने उसको हम H2 और प्लैटिनम या पैलेडियम डाल करके इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड रहता है वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहेगा, आपका जो ये मटेरियल है वो खराब नहीं हो रहा, बल्कि बार बार आप नेचर से O2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और यहां से 2 हाइड्रोजन दिलवाकर H2O2 का प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। ये बढ़ता जाएगा, ये जैसे बनेगा दोबारा इसको रिड्यूस कर देंगे H2 डाल करके, फिर ये बन जाएगा, फिर इसको ऑक्सीडाइज करके, इस तरीके से H2O2 का खूब सारा प्रोडक्शन होगा, और इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड है जी। आइए अगला क्या है भैया वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। अच्छा इन पे सवाल आते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम समझेंगे। अगर कोई बॉटल मान लीजिए है, किसकी बॉटल है, अरे नालायकों उसकी बॉटल नहीं, H2O2 की बॉटल है, और उस पर लिखा हुआ है कि भैया यहां पे 2% वेट बाई वॉल्यूम है, 2 नहीं यार 20% वेट बाई वॉल्यूम है, ऐसे लिखा हो 20% वेट बाई वॉल्यूम। तो उसका मतलब क्या होता है, आप सिंपली जानते हैं कि जो चीज ऊपर लिखी है वो चीज रिलेटेड है सॉल्यूट से, V नीचे जो लिखा है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ये आप तो जानते ही होंगे। हाँ तो इसका मतलब बता देता हूं, अगर लिखा है 20% तो इसका मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना, 20 ग्राम अगर प्रेजेंट है, तो उसको लिखने का तरीका है 20% वेट बाई वॉल्यूम। और बहुत बेसिक सी बात है, ये हमने कहां पर सीखा हुआ है, ये हमने बोलो बोलो मोल कॉन्सेप्ट में सीख रखा है। एक चीज जो हमें थोड़ा जाननी चाहिए, हालांकि हमने ये भी सीखा है, लेकिन हमें बस जाननी है क्या है वो बात, रिवीजन के थ्रू एक बार आ जाए हमारी खोपड़ी में, कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का क्या सेंस होता है। तो समझिएगा कि जो H2O2 है, जो H2O2 है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, बहुत ईजिली वो इस तरीके से टूट जाता है, H2O प्लस हाफ O2 में टूट जाता है। ठीक है जी। तो अगर हम ऐसा कहें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने 1 ml
1 ml ऑफ H2O2 लिया, 1 ml ऑफ H2O2 लिया, तो उस 1 ml ऑफ H2O2 से जितना वॉल्यूम ऑफ O2 हमें मिलेगा उसी को हम कहते हैं H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझ में नहीं आया तो भारी वाली अंग्रेजी पढ़ लीजिए। द वॉल्यूम इन ml, the volume in ml of oxygen liberated at NTP by decomposition of 1 ml sample of hydrogen peroxide। तो NTP पर इसका कितना वॉल्यूम निकलेगा अगर हम 1 ml H2O2 को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उसी को जो वॉल्यूम निकलेगा उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ इसका कहते हैं H2O2 का। अगली चीज जो है वो देखिए सामने आपके लाता हूं मैं, दैट इज मोलैरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है वो निकल करके आता है इस वाले प्रोसेस के लिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। ये किसके लिए है, H2O2 के सॉल्यूशन के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। अगर आपको मोलैरिटी दी जाए H2O2 के सॉल्यूशन की तो आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी जाए तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इनके शायद बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपने जीवन में किए होंगे। चलिए अगला कुछ देखते हैं, समझते हैं। हाँ, अगला क्या भैया, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। पहले ये जान लीजिए कि ये क्या होते हैं। ऐसे वाटर जो हमारे साबुन के साथ झाग देते हैं उनको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर, लेकिन जो नहीं दे रहे होते हैं झाग उनको हम कहते हैं हार्ड वाटर। अब होता यह है कि जो हमारा सोप है उसमें सोडियम स्टरेट होता है। सोडियम स्टरेट मान लीजिए C17H35COONA, ऐसे लिखते हैं सोडियम स्टरेट। तो यहां पर देखो कार्बन की एक बहुत भारी सी चेन है ना, इसकी अब समझना ध्यान से, ये है क्या, ये सोप है, ये सोप का फॉर्मूला है। ये जब हार्ड वाटर से मिलता है तो ध्यान दीजिएगा, हार्ड वाटर से मिलता है तो हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। तो जो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इनके नेगेटिव पार्ट, मतलब ये इस नेगेटिव पार्ट के साथ कैल्शियम मिल जाता है और उसको प्रेसिपिटेट बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा वाटर जहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट हैं, उनका जब सोप से भेंट मुलाकात होती है तो वो सोप के मॉलिक्यूल्स को ही क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं। अरे भैया सोप आया किस लिए था, कुछ झाग बनाने आया था, उसका क्या करा था भैया, इनको ही प्रेसिपिटेट करा दिया। मतलब तुमने साबुन बर्बाद करवा दिया प्रेसिपिटेशन करवा करके हार्ड वाटर के थ्रू। तो ये बात समझ लीजिए, हार्ड वाटर में जो ये कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस हैं यही जिम्मेदार हैं हार्ड वाटर को हार्ड वाटर बनाने के लिए। क्या बात कर दी सर आपने, अरे देखना भैया, समझना रे भैया, बर्दाश्त करना। क्या लिखा है, हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट क्या होता है भैया, पेन ही तो सेलेक्ट किया जी, नाराज काहे हो गया था ये। बाइकार्बोनेट का मतलब है HCO3 नेगेटिव, दिस इज बाइकार्बोनेट। सल्फेट का मतलब है SO4 नेगेटिव। क्लोराइड्स का मतलब है Cl नेगेटिव। ठीक है जी। तो होता क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और कैल्शियम का आपको पता है कि 2+ आएगा, मैग्नीशियम पर भी जीवन भर 2+ ही रहता है। इनके तो आयंस बदल नहीं सकते ना, ग्रुप 2 में हमेशा फिक्स होता है, +2 ही होते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स, इनके प्रेजेंस की वजह से कोई वाटर हार्ड वाटर बन जाता है। तो इस हार्डनेस को हमें दूर करना है, उसको सॉफ्ट बनाना है, क्योंकि हमें अपने साबुन को बर्बाद होते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। बर्बाद हो, समझ रहे हो ना, बर्बाद करना चाहिए नहीं ना जी। हाँ, तो आप समझिए दो टाइप की हार्डनेस भी आती है। क्या बात कर रहे हैं सर, पानी भी दो तरीके का, एक हार्ड एक सॉफ्ट। अब हार्डनेस में भी दो तरीके का हार्डनेस है। एक है टेम्परेरी हार्डनेस, जिसको सिंपली बॉयल करके भी हटाया जा सकता है, लेकिन कुछ हार्डनेस ऐसे होते हैं जो बॉयल करने से आसानी से नहीं हटते, उनको कहते हैं भैया जी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है जी। तो चलिए टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन जानते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन है, याद करना पड़ेगा हमें, टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन होता है बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। समझिएगा, जो बाइकार्बोनेट्स अगर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिल जाएं तो इसको कहते हैं कि भैया इनके प्रेजेंस की वजह से हमारा वाटर कैसा है, टेम्परेरी हार्ड है। लेकिन अगर वाटर में कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो वो परमानेंट हार्डनेस शो करता है। ये परमानेंट हार्डनेस वाले लोग हैं। लेकिन टेम्परेरी हार्डनेस के लिए बाइकार्बोनेट किसके साथ होगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ होगा। ठीक है जी। तो हमने समझ लिया कि टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन हमें समझ में आ गया कि बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। चलिए देखते हैं अगला क्या है, बाई बॉइलिंग हटा सकते हैं। तो बाइकार्बोनेट डिकम्पोज इन इनविजिबल, सॉरी इनविजिबल नहीं, insoluble carbonate, that is precipitation।
सिंपल, इतनी भारी भारी अंग्रेजी लिखनी नहीं चाहिए। बाइकार्बोनेट क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है किसमें, प्रेसिपिटेट। देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आपने इसको बॉयल किया, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट में। कैल्शियम कार्बोनेट का हमें प्रेसिपिटेट मिलता है, ध्यान रखिएगा। कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये कैसा होते हैं, पानी में डिसॉल्व ही नहीं होते, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहते हैं। कौन कौन, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जो बाइकार्बोनेट होता है उसको आपने पढ़ा होगा कि बाइकार्बोनेट जो है कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन कर लेता है, डिसॉल्व नहीं होता, प्रेसिपिटेट कर लेता है, साथ साथ CO2 गैस और वाटर निकालता है। तो बाइकार्बोनेट से हमेशा आपको बॉयल करने पर या हीट देने पर कार्बोनेट मिलता है, CO2 और H2O मिल रहा होता है। ये कैल्शियम के साथ हम ये रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन मैग्नीशियम के साथ नो डाउट हमें लिखना क्या चाहिए था, बाइकार्बोनेट। लेकिन यहां पर क्या बनता है, याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, MgOH ट्वाइस का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, MgOH ट्वाइस का प्रेसिपिटेट मिल जाता है और यहां से CO2 गैस निकलती है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब आप बॉयल करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलता है और CO2 गैस निकलती है, लेकिन बाइकार्बोनेट वाले में तो कार्बोनेट मिलता है, CO2 और वाटर मिल जाता है। तो बॉयलिंग के द्वारा सर हमने हटाया कहां, हमने हटाया कैसे, समझ में नहीं आई सर ये बात, दोबारा बताइए। सुन लो बालक, हमने कहा कि टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का पानी में प्रेजेंट होना। हमने इसको जब बॉयल किया तो ये बाइकार्बोनेट तो टूट गए, किसमें, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट में, मतलब अब वो बाइकार्बोनेट नहीं रहा। अगर बाइकार्बोनेट नहीं रहा तो टेम्पररी हार्डनेस भी गायब हो गया, क्योंकि वो रहा ही नहीं, उसी की वजह से ही तो हार्डनेस आती थी। बात समझ में आई। और एक बात समझिए, जब ये प्रेसिपिटेट कर गए तो दोनों के जो प्रेसिपिटेट्स निकले उसको छान करके हमने फेंक दिया, बाकी जो साफ सुथरा पानी था वो सॉफ्ट वाटर हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर ना तो भैया कैल्शियम प्रेजेंट है ना तो मैग्नीशियम प्रेजेंट है। समझ में आया क्या, यस, क्योंकि हमें मेनली कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को ही हटा के फेंकना पड़ेगा। समझ बात आ गई, यस। अगली चीज देख लेते हैं, टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने का एक तरीका है, दैट इज क्लार्क्स मेथड, और ये जेईई मेंस का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। इट कैन बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ स्लैग्ड लाइम। कौन किसके कहा जा रहा है, टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या होता है, कभी जीवन में सुना है स्लैग्ड लाइम, ये हमने एस ब्लॉक में पढ़ा है, दैट इज CaOH ट्वाइस, दिस इज स्लैग्ड लाइम, ठीक है। अब हम स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, तो सुनिएगा ये कौन है भैया, इसको तोड़ के थोड़ा देखो, कैल्शियम 2+ और है HCO3 नेगेटिव, ये है बाइकार्बोनेट। ये कौन है भैया, कैल्शियम का 2+, हम सिर्फ आयन लिख रहे हैं, कितना है वो हम नहीं लिख रहे, OH नेगेटिव। तो सुनिएगा होगा क्या, ये जो OH नेगेटिव है यहां पर जो H+ प्रेजेंट है उसको निकाल ले जाएगा, तो ये OH नेगेटिव यहां का H+ ले गया तो ये क्या बन जाएगा, CO3 2 नेगेटिव, ये H+ चला गया तो क्या बनेगा, CO3 2 नेगेटिव, और CO3 2 नेगेटिव कैल्शियम के साथ मिलकर के CaCO3 का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। और हम यही तो चाहते हैं कि किसी तरीके से कैल्शियम प्रेसिपिटेट में आ जाए, और प्रेसिपिटेट में लाने के लिए हमें किस में लाना पड़ेगा, कार्बोनेट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो OH नेगेटिव यहां का H+ उड़ा देगा तो CO3 2 नेगेटिव बनेगा और काउंटर होगा कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट मिलेगा। छान के इसको फेंक दीजिए, बाकी बचा हुआ जो पानी होगा वो साफ सुथरा सॉफ्ट वाटर होगा। आई होप आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, स्लैग्ड लाइम का क्लार्क्स मेथड में ही याद रखना पड़ेगा, उल्टा सीधा इधर उधर भिड़ाइएगा मत, है ना जी। कई बार बच्चों को गलती से कहीं कहीं और याद हो जाता है। आइए अगला बात करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को दूर करना है, तो परमानेंट हार्डनेस का रीजन ही होता है सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये बात मैंने रटवा ली है भैया अभी तक शायद, है ना, सल्फेट एंड क्लोराइड्स, लेकिन ये किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम और मैग्नीशियम 2+, इनको जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 2+, इनके अगर सल्फेट एंड क्लोराइड्स प्रेजेंट हैं वाटर में तो वो क्या करेंगे, आपके सोप के साथ रिएक्शन करके आपके सोप को ही खराब कर देंगे। तो कोशिश ये करिए कैल्शियम मैग्नीशियम को किसी तरीके से निकलवा के फेंकवा दीजिए जी। आइए उसके लिए हम कुछ टाइप देखते हैं भैया। दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग एंड एडिशन ऑफ स्लैग लाइम। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये परमानेंट हार्डनेस है तो जस्ट बॉयल करने या क्लार्क्स मेथड से ये नहीं हटेगा, उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स लगाने पड़ते हैं और उनको कहते हैं वाटर सॉफ्टनर्स। वाटर सॉफ्टनर का मतलब जो वाटर को सॉफ्ट करे, जो हार्ड को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करे। तो पहला है वॉशिंग सोडा, वही वॉशिंग सोडा जिसकी ऐड देखते रहते हैं, वहां पे क्या रहता है Na2CO3.10H2O, ऐसा आपने जीवन में पढ़ा होगा, ठीक है
जी। तो पहला हो गया भैया वॉशिंग सोडा। दूसरा क्या मेथड है, कैलगोन प्रोसेस। कैलगोन प्रोसेस में क्या होता समझाता हूं। होता क्या है कि सोडियम मेटाफॉस्फेट, ये है सोडियम मेटाफॉस्फेट। सोडियम मेटाफॉस्फेट को आप 6 टाइम ले लीजिए तो ये हो जाएगा हेक्सा हेक्सा सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सुनिएगा भैया, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, फॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, मेटाफॉस्फेट PO3 के लिए, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं कैलगोन। अभी बस सुनना है, ठीक है, इसको यूज करना मैं बताऊंगा। परमिटेड या आयन एक्सचेंज रेजिन, ये एक ही बात है। आपने एक चीज पढ़ी होगी दैट इज जियोलाइट। कहां पढ़ा था, कार्बन फैमिली जब हम पढ़ रहे थे तब पढ़ा था, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो थोड़ी देर बाद इसको देख लीजिएगा, नहीं तो रटना पड़ जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट लाइन बोल रहा हूं तो समझ में आता है, रट्टेबाजी की चीज नहीं है ये, ठीक है जी। चौथा चीज ये भी बहुत समझने वाली बात है, दैट इज सिंथेटिक रेजिन मेथड्स। मैं आपको बताता हूं 2 तरीके के सिंथेटिक रेजिन्स हमें दिखाई देते हैं। रेजिन्स वगैरह कोई सुनने में लगता है कोई भारी सी चीज है, अरे बहुत बहुत छोटी चीज है। इधर लाओ, इधर लाओ अपनी खोपड़ी, खोपड़ी इधर लाओ। देखो कार्बन कार्बन की मैं ये चेन बना रहा हूं, तो एक बड़े बड़े कार्बन की चेन होगी और वहां पर जैसे मान लीजिए COOH होगा, या अब ये कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं कि गिन के बनाना है आपको। कार्बन की बड़ी सी चेन होगी और वहां पर इस तरीके से देखना क्या होगा, किनारे एसिड और एसिड लगे होंगे। इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है सल्फोनिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड जो हैं वो जुड़े होंगे बहुत बड़े कार्बन की चेन से। तो ये इसको कहते हैं हम कैटायन एक्सचेंज रीजन। इसको क्या कहते हैं, कैटायन एक्सचेंज, मेरे साथ यहीं पर याद कर लीजिए, कैटायन एक्सचेंज रीजन कहते हैं, कैटायन एक्सचेंज रीजन। ये क्या है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। अब मन में प्रश्न आता है कि आखिरकार हमने इसको कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्यों बोला है। एक बात बताओ बालक, अगर कोई एसिड है तो एसिड को हम कहां से तोड़ते हैं, यहां से H+, ताकि हमें H+ मिल सके, ये नेगेटिव बन सके, ये नेगेटिव बन सके और ये H+ बन सके। क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा है, बताओ बताओ। एसिड को हम कैसे तोड़ते हैं भैया, देख लीजिए O नेगेटिव H+। तो ये है क्या, अब मैं बताता हूं। ये क्या करते हैं, जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं वो पानी हार्ड वाटर से मिलते हैं तो हार्ड वाटर के कैटायन को पकड़ लेते हैं। क्या 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 क्या, हार्ड वाटर के कैटायन को पकड़ लेते हैं। सर हार्ड वाटर में कौन सा कैटायन पकड़ने की बात है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उसको क्या करते हैं ये लोग पकड़ लेते हैं। तो इसके जो नेगेटिव पार्ट्स होते हैं वो पानी के अंदर प्रेजेंट कैल्शियम मैग्नीशियम को पकड़ लेते हैं और उसके बदले में पानी कहता है अच्छा तू मेरा कैटायन ले गया, मैं तेरा H+ ले जाऊंगा। तो ये पानी को H+ देते हैं, मतलब पानी को ये H+ देते हैं और पानी में से कैल्शियम मैग्नीशियम पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब कैटायन का एक्सचेंज चल रहा है। पानी को इन्होंने H+ दिया और पानी से खुद क्या छीन लिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और कैटायन किसको कहते हैं, जिसकी खोपड़ियों पर पॉजिटिव चार्ज हो, सिंपल। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन का यह मतलब होता है कि ऐसे लोग जो पानी को H+ दें और उनके कैटायन को छीन लें, कैल्शियम और मैग्नीशियम को। हमें यही तो करना है। सर कुछ तो समझ में आया, इसको एक बार और बताना, बता दूंगा, है ना। इधर देखिएगा, सिंथेटिक रेजिन में अगला आता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। क्या, एनायन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज रेजिन, एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब ये एनायन एक्सचेंज रेजिन की अगर मैं बात करूं, कृपया ध्यान दीजिएगा, एनायन एक्सचेंज रेजिन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए बड़ी सी कार्बन की चेन है और नाइट्रोजन में वैसे तो NH2 रहता है तो इसको कहते हैं एमाइन। तो बड़े से कार्बन की चेन है, बड़े से कार्बन की चेन है, उसमें किनारे की तरफ NH2 है और इसको क्या करते हैं, थोड़ा एसिडिक वाटर में डाल करके ना, एसिडिक वाटर में डालते हैं तो ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। भैया पहले क्या था, NH2 था, लेकिन हमने एसिडिक वाटर में पहले डाल के इसको कैसा बना दिया, NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब सुनना ये क्या करेंगे, अब इनके ऊपर से ध्यान से सुनिएगा, ये नाम बहुत लेते हैं, मतलब ये ऐसे समझ लीजिए रेजिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको समझ लीजिए कैसे उसकी बिस्तर बना देते हैं। बहुत सिंपल लाइन में बोलूं तो इसके बिस्तर बना, इसका बिस्तर बना देते हैं। मान लीजिए एक ऐसे खाट डाल दिया, इसके ऊपर खाट, खाट समझते हैं ना गांव में जो खाट होती है, उसके ऊपर भैया इनको लिटा रखा है। अब इनको हम इसके ऊपर से हम पास करेंगे हार्ड वाटर। क्या पास करेंगे, हार्ड वाटर। जब हार्ड वाटर पास होता है तो हार्ड वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एनायंस प्रेजेंट है। कौन कौन से एनायंस हैं, सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं और बाइकार्बोनेट वाला भी। तो जो एनायंस हैं वो जो है इस खाट में फंस जाएंगे और यहां पर पानी के अंदर OH नेगेटिव आ जाएगा।
ये सर जादू हुआ कैसे? अरे भैया इनके पास OH नेगेटिव था, तो इन्होंने क्या किया, पानी से कहा भैया तुम मेरा OH नेगेटिव ले जाओ और तुम अपना एनायन यहीं छोड़ जाओ। तो ये बिस्तर पर रुकवा लेते हैं इस एनायन को और OH नेगेटिव दे देते हैं। तो इस तरीके से एनायन एक्सचेंज रेजिन जो है OH नेगेटिव पानी में उतार देता है और पानी के कौन कौन सल्फेट, क्लोराइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स को रोक लेता है। तो लॉजिकल लर्निंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद आपका स्वागत हो चुका है। अब तक खोपड़ी आपकी काम कर रही होगी, अब तक आप ये रट्टा मारते रहे होंगे जीवन में। अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करूं तो हमें पता है कि कैल्शियम क्लोराइड और Na2CO3 ये आपस में रिएक्शन करेंगे। हमने क्या किया, पानी के अंदर हमारे प्रेजेंट था, ये तो पानी के अंदर पहले से प्रेजेंट था, हमने बाहर से ये अपना वॉशिंग सोडा ऐड किया, तो होगा क्या, रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और साथ साथ 2 टाइम NaCl, कोई दिक्कत की बात नहीं, पानी में NaCl प्रेजेंट है, नो प्रॉब्लम। दिक्कत किससे थी, कैल्शियम से। अगला देखिए, कैल्शियम सल्फेट के साथ भी यही है। तो कैल्शियम जो है यहां पर कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा, तो Na2SO4। पानी में Na2SO4 प्रेजेंट है, उसे दिक्कत नहीं, दिक्कत हमें कैल्शियम से है, तो हमें कैल्शियम को किसी ना किसी तरीके से प्रेसिपिटेट कराना ही पड़ता है। तो चाहे आप कैल्शियम क्लोराइड लीजिए, चाहे आप कैल्शियम सल्फेट लीजिए, बल्कि मैं नहीं ले रहा हूं, वो पानी के अंदर पहले से प्रेजेंट थे। यही तो वो गंदगी है जिसको हटानी है, जिसकी वजह से हार्डनेस आ रही है। हटाने के लिए हमने बाहर से क्या ऐड कर दिया, वॉशिंग सोडा। वो क्या करता है, यहां के कैल्शियम को पकड़कर अपना कार्बोनेट थमा देता है, जिसकी वजह से ये लोग प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और ये पानी में डिसॉल्व नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के लोग प्रेजेंट ही नहीं होंगे, वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और हमको छानकर हटा देंगे। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा ने क्या किया, बोलो बोलो क्या किया, यहां से परमानेंट हार्डनेस दूर किया। और मैं सच बताऊं तो एक चीज और देख लीजिए, वॉशिंग सोडा जो होता है वो क्या करता है, ये परमानेंट हार्डनेस, सॉरी टेम्पररी हार्डनेस को भी दूर कर सकता है। क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन थी वो क्या थी कि भैया पानी के अंदर जब बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं तब वो टेम्पररी हार्डनेस शो करते हैं। तो ये टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने का एक तरीका यहां पे भी निकल के आता है कि यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और सोडियम का बाइकार्बोनेट हो जाएगा। समझ बात आ गई। हमें कुल मिला के हमारा टारगेट ये है कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट कराना है, तो करा दिया। तो इसका मतलब वॉशिंग सोडा जो है टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरीके के हार्डनेस दूर कर सकता है। यहां देखिए, क्लोराइड और सल्फेट को हटाया है, यहां पर बाइकार्बोनेट को हटाया। तो बाइकार्बोनेट को हटाने का मतलब है कि हम यहां पर जो है टेम्पररी हार्डनेस को दूर कर रहे हैं और यहां पर परमानेंट को दूर कर रहे हैं बाई यूजिंग वॉशिंग सोडा। अच्छा, अगली बात है परमिटेड या हाइड्रेटेड जियोलाइट। अगर आपने इसको पढ़ा हो तो मुबारकबाद, अदरवाइज इसका रट्टा मारना पड़ सकता है अभी, तो कृपया आप एक बार पढ़ लीजिएगा तब इसको पढ़िएगा। दैट इज, इसको कहते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। एल्यूमिनोसिलिकेट, एल्यूमिनोसिलिकेट का मतलब होता है कि देखिएगा क्या होता है, समझा देता हूं। सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ये डॉट डॉट लाइन का बस इतना मतलब होता है, ये पीछे की तरफ है, इसका मतलब होता है ये ऊपर की तरफ है। ठीक है जी, कुल मिला के हमें क्या जानना है कि यहां पर सिलिकॉन है और उससे 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, अब अगला होता क्या, देखो एक चीज होती है सिलिकेट। सिलिकेट में क्या देखने को मिलता है कि सब सिलिकॉन 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 ही रहते हैं। तो सारा जो मॉलिक्यूल है उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं सिलिकेट। लेकिन अगर बीच बीच में एल्यूमिनियम भी आ जाए तो उसको कहते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। ठीक है जी, तो यहां पर एल्यूमिनियम, और आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो है 3 बॉन्ड बनाता तो न्यूट्रल रहता है, 4 बॉन्ड बनाते ही वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी, अगला देखिए, फिर सिलिकॉन है, फिर सिलिकॉन हमने लगा दिया, फिर एल्यूमिनियम लगा दिया। अच्छा, ये कोई निश्चित पैटर्न नहीं है कि एक सिलिकॉन के बाद अगला एल्यूमिनियम आएगा, आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपको बताना यह है कि सिलिकॉन तो 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा तो वो न्यूट्रल होगा, लेकिन एल्यूमिनियम कनेक्टेड होगा क्योंकि बोरॉन की फैमिली का तो वैलेंसी 3 होती है। वैलेंसी यहां पर एक्सीड करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर एल्यूमिनियम की खोपड़ियों पर नेगेटिव चार्ज आते हैं। और बता दूं, नेचर में जो ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स प्रेजेंट हैं वहां पे जो एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज है वहां Na+ और K+ जैसे आयंस जो है उनके प्यार मोहब्बत में फंस जाते हैं। किसके, एल्यूमिनियम के। K+ एंड Na+ जैसे, यहां पर भी Na+ एंड K+ जैसे आयंस जो है इस नेगेटिवली चार्ज्ड एल्यूमिनियम के चक्कर में फंस जाते हैं। ये नेचर में ऐसा पाया जाता है। ये है क्या, ये एल्यूमिनोसिलिकेट है जहां पर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन सिर्फ ऑक्सीजन से कनेक्टेड दिखाई देते हैं। सिंपली बात समझ में आ गई? यस। और ये सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है, हम लेते हैं ये जियोलाइट। इस जियोलाइट में से हम ऊपर से इसके पास कर देते हैं हार्ड वाटर। जब हार्ड वाटर इनके पास होता है ना,
होता क्या है, हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज के चक्कर में फंस जाएंगे। समझना ध्यान से, यहां से हमने पास किया, मान लीजिए इसके ऊपर से हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है वो दोनों इस नेगेटिव चार्ज से प्यार मोहब्बत में यहां फंस जाएंगे और यहां फंस जाएंगे, और पानी के अंदर ये Na+K+ बह जाएगा, क्योंकि भैया एक ही प्यार में फंस सकता है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम यहां फंसा दिया, यहां फंसा दिया, तो इस तरीके से जो ये जियोलाइट है जहां पर नेगेटिवली चार्ज एल्यूमिनियम दिख रहा है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को पकड़ लेता है और पानी के अंदर क्या छोड़ देता है भैया, सोडियम और कैल्शियम। और पानी के अंदर सोडियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट है, उससे तो हार्डनेस आनी नहीं है। हुआ क्या, पानी के अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम थे वो यहां रुक गए जियोलाइट के ऊपर, तो पानी जो यहां से फ्लो होकर के बाहर निकलेगा वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि इन भाई साहब ने रोक लिया। तो एक्चुअली ये कैसा काम करता है, कैटायन एक्सचेंजर का काम करता है, कैटायन को एक्सचेंज करता है, अपना कैटायन उनको देता है, उनका कैटायन पकड़ लेता है, तो ये कैटायन एक्सचेंजिंग का काम कर रहा है। चलिए जी बातचीत करते हैं। ये भारी भीषण सा जो लग रहा है ना, ये कुछ है नहीं, बता देता हूं। एल्यूमिनियम सिलिकेट का मतलब है एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिर्फ देखो क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, और सोडियम प्रेजेंट है। सोडियम प्रेजेंट का मतलब Na+Na+ मान लीजिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से अब अगर हमने कैल्शियम 2+ जो कि कहां पे प्रेजेंट था, हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर में जो हमारा कैल्शियम 2+ प्रेजेंट था वो कैल्शियम 2+ इस 2 सोडियम की जगह ले लेगा, क्या करेगा, उस 2 सोडियम की जगह ले लेगा। तो यहां पर 2 सोडियम की जगह पर एक कैल्शियम आ जाएगा, Al2Si2O8.XH2O, ठीक है जी। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन इसी चीज का, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, इस तरीके से हमारा जो जियोलाइट था उस जियोलाइट के एल्यूमिनियम के प्यार में फंस गया कैल्शियम, सोडियम निकल गया पानी के अंदर। तो इस तरीके से तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि ये जो जियोलाइट है, अब तो वो जियोलाइट जो है बेकार हो गया, क्योंकि अब आगे कभी काम कर ही नहीं सकते। तो हम करते क्या हैं, हम कोशिश करते हैं कि भैया फिर से इस अगर किसी तरीके से सोडियम ला दिया जाए इस कैल्शियम की जगह पे, मजा ही आ जाता। तो होता क्या है, वो जो चीज है मैंने देखिए यहां लिख दिया, अब उसको हमने पास कर दिया NaCl के गाढ़े सॉल्यूशन से, इसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। हम इसको ब्राइन सॉल्यूशन से पास करते हैं, किसको, जो थोड़ा सा बेकार हुआ जियोलाइट था जिसमें कैल्शियम फंसा हुआ है, अब हमें कैल्शियम निकालवाना है ताकि हमारा जियोलाइट दोबारा बन सके। अच्छा, तो हमने क्या किया, इसको ब्राइन सॉल्यूशन से रिएक्शन कराया, तो कैल्शियम, अब क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत हो जाएगा, किसका, सोडियम का, कैल्शियम सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत हो जाएगा, तो वो जाएगा किसके पास, एल्यूमिनियम के पास, कहेगा भैया मैं तुम्हारे पास दोबारा आ रहा हूं, तुम इस कैल्शियम को छोड़ दो। तो कैल्शियम को छोड़ देगा और यहां पर बन जाएगा Na2Al2Si2O8.XH2O। अरे समझा रे बालक, तो जो पहले था अब देखिए फिर से वो बन गया, फिर से वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता रहेगा। तो एक तरीके का कैटायन एक्सचेंज रेजिन का काम कर रहा होता है। आइए कैलगोन की बात कर लेते हैं। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट बता चुका हूं मैंने, क्या याद कराया था, हमें करना है NaPO3 कितनी बार, 6 बार, यही तो है। यहां देखिए मैंने उसी को थोड़ा फैशन में लिख दिया है, PO3 को 6 बार लिखा है, देखिए सोडियम को मिला के देखिए ये भी 6 बार है, ठीक है जी। तो होता क्या है, कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट कहां पर है, हार्ड वाटर में। हमारा जो हार्ड वाटर है वहां पर प्रेजेंट है भैया जी पानी के अंदर कैल्शियम सल्फेट। अब हमें कैल्शियम सल्फेट को किसी तरीके से कैल्शियम वहां से निकलवा के भगवा देना है ताकि काम बन जाए। तो ये कैल्शियम जो है क्या करता है, ध्यान सुनिएगा, यहां पर आएगा, देखिए यहां क्या बन जाएगा, Na2, जो ये ये 4 सोडियम है उसकी जगह पर 2 कैल्शियम फंसेगा, क्यों, क्योंकि कैल्शियम पर क्या आता है 2 नेगेटिव, लेकिन सोडियम पर क्या होता है +1, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो जो कैल्शियम है वो यहां पर आएगा और 4 सोडियम फ्री हो जाएंगे, और पानी में 4 सोडियम डल जाए, 5 सोडियम डल जाए, बर्बाद नहीं होता, क्योंकि पानी के अंदर Na+ बिगाड़ नहीं करता, कौन प्रॉब्लम करता है, कैल्शियम। तो इस तरीके से हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट था एक्चुअली वो फंस चुका है यहां कैलगोन की जगह पर, ठीक है जी। और ये आयन निकल भी गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सल्फेट के साथ निकलेंगे। अगला देखिए, सेम कहानी मैग्नीशियम सल्फेट के साथ है लगानी। यहां पर भी क्या होगा भैया, कैलगोन क्या करेगा, इस मैग्नीशियम को, 2 मैग्नीशियम आयन को एकदम पकड़ लेगा जी। अब बात तो मोल में हो रही है, मैं यहां पर एक एक एटम पे बात कर रहा हूं, लेकिन ये तो बात तो मोल पे हो रही है ना जी। तो यहां पर क्या निकलेगा, 4 टाइम Na+। अच्छा, यहां 4 टाइम Na+ के बाद साथ आप लिखेंगे 2 टाइम सल्फेट, यहां पे भी आप लिखेंगे 2 टाइम सल्फेट। अरे भैया इसका काउंटर पार्ट भी तो है हमारे पास, देखो इसका काउंटर पार्ट, इसका काउंटर पार्ट,
क्या आपकी खोपड़ियों में ये बात जा रही है? यस सर जा रही है। तो ये आपको शायद समझ में आया हो कि मैं क्या बताना चाह रहा था। हमें कैल्शियम को फंसाना था किसमें? इसके बीच में। तो कैल्शियम यहां पे रुक जाता है, फिर कैल्शियम यहां पे रुक जाएगा। ठीक है जी। अगली बात जो मैं पढ़ा चुका हूं दैट इज सिंथेटिक रेजिन्स मेथड। ये क्या है? सिंथेटिक सब्सटेंस है, मतलब हम इसको बनाते हैं। हम क्या करते हैं? इसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स। तो हमने जो इस तरीके से बड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाया था दैट इज COOH। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, देखो RH लिखते हैं। तो ये H और इतना पार्ट R है, देखो इतना पूरा पार्ट R और H। तो ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन है। अगला है एनायन एक्सचेंज रेजिन। अगला कैसे एनायन एक्सचेंज रेजिन लिखेंगे? RNS3 प्लस OH नेगेटिव। यहां पर जो मैंने R लिखा है वो क्या है भैया? कार्बन की चेन है। वो R क्या? कार्बन की चेन है। जो बड़ी सी कार्बन की चेन थी उसको मैंने R के साथ मर्ज कर दिया है। ठीक है जी, वहां पे। लेकिन यहां पे R का मतलब होता है, यहां पे बढ़ के R डैश कर लेता हूं। R डैश का मतलब होता है जिसमें ये ऑक्सीजन तक का पार्ट है और हाइड्रोजन है। ठीक है जी। आइए देखते हैं और समझते हैं। अब हमारे पास क्या था? हार्ड वाटर। कृपया ध्यान से सुन लीजिए। हमारे पास था हार्ड वाटर। ठीक, हमने इसके सामने ला दिया है एनायन एक्सचेंज रेजिन्स, सॉरी कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स जो होते हैं वो आपको H प्लस देते हैं। देखिए वो क्या दे सकते हैं? H प्लस दे सकते हैं। और हार्ड वाटर में क्या क्या प्रेजेंट था? कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस। ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा आज तक जितना आपने सुना और पढ़ा लिखा होगा। ठीक है जी। Cl नेगेटिव होगा, साथ में हम यहां पर लिख देंगे सल्फेट। तो देखिए ये 3 एनायंस और 2 ये जो आपके कैटायंस है, इन्हीं की वजह से हमारा जो वाटर है वो हार्ड वाटर है। अब जब वो इससे पास होता है तो सुनिएगा, पास होता है तो जो वाटर निकलेगा ना, उस वाटर में एक्चुअली H प्लस आ जाएगा और ये सारे कैटायन कहां होंगे? इस पर आके बैठ जाएंगे, इस पर आकर बैठ जाएंगे। क्या हुआ? ये जब टूटता है तो ये टूटता है तो क्या होगा? देख लीजिए, मैं इसको बना ही देता हूं। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। देखना ध्यान से, H प्लस। तो जो ये आपका कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स हैं उनमें बहुत सारे ये आयंस प्रेजेंट हैं। ये कौन सा आयन है? एनायन है। तो एनायन क्या करता है? एनायन क्या करता है? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन क्या करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम को पकड़कर यहीं रोक लेता है और पानी के अंदर H प्लस डाल देता है। तो अपना H प्लस डालता है और उनके जो कैटायंस उनको पकड़कर बैठ जाता है। अच्छा जी, तो H प्लस पानी के अंदर आ गए। इतनी बात ठीक है। लेकिन साथ साथ कोई और आया है। कौन आया भैया? कौन आया भैया? ये नेगेटिवली चार्ज्ड जो आयंस थे वो भी आए हैं। तो पानी के अंदर प्रेजेंट जो कैल्शियम मैग्नीशियम था वो तो इसी खाट पर लेट गए। किसके खाट पर? जहां पे कैटायन एक्सचेंज रेजिन बिछे हुए थे, उनकी प्यार मोहब्बत पे यही लुक गए। लेकिन देखो हुआ क्या? बाकी जो एनायंस थे वो चले आगे की तरफ। अच्छा, अब ये जो हार्ड वाटर ये निकला उसको हम लेकर चले जाते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन के पास। अब एनायन एक्सचेंज रेजिन की अपनी खासियत क्या है? एनायन एक्सचेंज रेजिन की खासियत यह है वो पानी के अंदर आपको OH नेगेटिव प्रोवाइड करवा सकते हैं। पानी के अंदर OH नेगेटिव प्रोवाइड करा सकते हैं और जो उनका कैटायनिक फॉर्म है वो इनके एनायंस को रोक लेगा। तो होता क्या? जब पानी इस पे से पास होता है तो जो ये एनायंस हैं कौन कौन से? HCO3 नेगेटिव, ये इसी के ऊपर लेट जाते हैं। Cl नेगेटिव भी इसी के ऊपर लेट जाते हैं। SO4 2 नेगेटिव इसी के ऊपर लेट जाते हैं, मतलब यहीं फंस जाएंगे। किसके प्यार में फंसेंगे? ये RNH3 प्लस। इस प्लस के प्यार में ये एनायनिक पार्ट फंस जाएंगे। लेकिन H प्लस तो निकल के बाहर आएगा। H प्लस को कोई रोक नहीं रहा। H प्लस यहां से निकला और पार हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो एनायन एक्सचेंज रेजिन है, तो एनायंस थोड़ी ना H प्लस को रोकेंगे। ठीक है जी, तो वो पार कर जाएगा। लेकिन अगर ये एनायन एक्सचेंज रेजिन का जो बेड है वो इनको अपने ऊपर ले रहा है तो वो क्या देगा? पानी के अंदर OH नेगेटिव देगा। साथ साथ पानी के अंदर OH नेगेटिव आएंगे। अब देखो पानी में H प्लस प्रेजेंट एंड OH नेगेटिव, एट द एंड सही से बोलो तो मिल करके ये न्यूट्रलाइज होकर के वाटर बन जाते हैं। तो यहां से चला था हार्ड वाटर, यहां से निकल के जो मिला दैट इज सॉफ्ट वाटर। शायद ये लैंग्वेज आपकी खोपड़ियों तक उतर जाए, पढ़ के देख लीजिएगा। इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड। अरे भैया जब कार्बन की बड़ी सी चेन ले लोगे तो पानी में थोड़ी ना डिसॉल्व होगा, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, वो पानी से घृणा करता है, समझे? हाइड्रोफोबिक है। अच्छा, रेजिन हैविंग जाइंट्स मॉलिक्यूल। जाइंट्स मतलब समझते हो ना जी? हाँ, भीषण। विद SO3H एंड ये समझ में आ गया होगा बात। अच्छा, मैंने रिप्रेजेंटेशन RH दिया है तो हम कैसे लिखेंगे कि जो कैल्शियम 2 प्लस है वो 2 R के साथ R2CA बना लेगा
और पानी के अंदर 2H+ छोड़ देगा। एक बार देखना, 2H+ छोड़ देगा पानी के अंदर और कैल्शियम 2+ R नेगेटिव के पैर में फंस जाएगी, क्योंकि R नेगेटिव ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक, अगली चीज देखिएगा, ये क्या है, जाइंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद बेसिक एटम डेराइव्ड फ्रॉम एमाइंस। देखो ये एमाइन से बनाया गया, एमाइन क्या था, RNH2, उससे बनाया था मैंने एसिडिक वाटर डाल करके ये। ठीक है जी, आइए यहां के रिएक्शन देखते हैं। RNH3+ OH नेगेटिव, यहां पर Cl नेगेटिव कैसे आएगा देखिएगा, यहां पर RNH3+ और इसके प्यार में फंस गया Cl नेगेटिव। समझ में बात आई? और पानी के अंदर कौन उतर के आ गया, पानी के अंदर आ गया OH नेगेटिव। तो कुल मिलाकर यहां से इस तरीके से सफाई हो जाती है। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और लगातार पढ़ाई अब जारी रखिए। अब वक्त ज्यादा बचा नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।